नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2018 में संशोधन होते ही धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर समीकरण बदल गए हैं। सबसे ज्यादा झटका डिप्टी मेयर के दावेदारों को लगा है। मेयर पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने के कारण सामान्य जाति समेत सभी जातियों से डिप्टी मेयर के दावेदारों ने उधम मचा रखा था। सभी राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों के बीच आपस में ही तलवारें खिंची हुई थी, लेकिन नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। धनबाद नगर निगम के चुने हुए 55 वार्ड पार्षद की अपने बीच से किसी एक का चुनाव डिप्टी मेयर के लिए करेंगे। ऐसे में डिप्टी मेयर के तमाम दावेदार अब ठंडे पड़ गए हैं। अब मेयर और पार्षद के चुनाव होंगे। निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत तमाम भावी प्रत्याशी मेयर चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सितंबर अक्टूबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। मेयर का चुनाव गैर दलीय होगा तो डिप्टी मेयर पार्षद चुनेंगे। इसके साथ ही निगम पर कब्जे की बिसात भी बिछने लगी है। कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन से मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द वेतन समझौता लागू करने की मांग की है। मजदूर संगठनों ने विनय रंजन से आग्रह किया कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में वेतन समझौता की बैठक आयोजित की जाए। इसमें वेतन से जुड़ी सभी बातों को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर विचार विमर्श किया जाए। मजदूर यूनियनों की मांग है कि वेतन समझौता के लिए आयोजित होने वाली बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन को भी शामिल किया जाए। ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी के अनुसार वेतन, बोनस, मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। माइनिंग सरदार की भर्ती में कंपनी के कर्मियों को मौका देने तथा उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने की भी मांग की गई है। कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण के दौरान धनबाद में अब तक 8.83 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। टीकाकरण में राजधानी रांची 11.86 लाख और जमशेदपुर 11.41 लाख के बाद धनबाद झारखंड में तीसरे नंबर पर है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि बीच में कुछ दिनों तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पाई। इस वजह से बीच में टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी थी। अब रांची मुख्यालय की ओर से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इधर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने धनबाद में टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया है। धनबाद सीएमपीएफ कार्यालय में बुधवार की अहले सुबह बंदरों की एक टोली कार्यालय में आ धमके, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। कोई इन बंदरों को केला दे रहे थे तो कुछ लोग उसे संतरा, पर बंदर शायद इंसानों से भयभीत थे। उन्हें लग रहा था कि वह जंगल के शांत वातावरण को छोड़कर क्यों आ गए। सीएमपीएफ कार्यालय के आसपास रहने वाले आवारा कुत्ते भी उन्हें शांति से रहने नहीं दे रहे थे। कुत्तों की लगातार भौंकने की आवाज़ से बंदर भयभीत थे। बंदर और कुत्तों की इस आपसी विवाद के कारण घंटों वहां लोगों के लिए तमाशा बना रहा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए झारखंड के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण होगा। 6 जिलों में 50-50 बेड तथा इतने ही जिलों में 100-100 बेड के ऐसे अस्पताल बनेंगे। इन अस्पतालों का निर्माण उन क्षेत्रों में होगा जहां से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी अधिक है। ये अस्पताल 1 से 1.5 माह में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह 50 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए प्रति यूनिट 3.5 करोड़ का बजट है। इन अस्पतालों के संचालन के लिए अलग से 50 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत योजनाओं में रिम्स में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए पीडियाट्रिक का सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी शामिल है। कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस से आर्मी इंटेलिजेंस ने बुधवार को भारी मात्रा में बरामद किया है। यात्री बस में बम होने की सूचना मिलने पर पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने बस का पीछा कर कुल्टी थाना की मदद से झारखंड सीमा पर डीबूडी के पास बस को रोककर तलाशी ली। बस से भारी मात्रा में देसी बम बरामद किया गया। इसके बाद बस के चालक, खलासी और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस में काले रंग के बैग में देसी बम छिपा कर रखा हुआ था और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। बम वाले बैग में एक कागज भी मिला है जिसमें बम किसके पास भेजा जा रहा था उसका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही बमों का रेट भी लिखा हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस इसकी गहनता से जांच कर रही है।
रानीगंज की गिरजापाड़ा में टीएमसी नेता राजू सिंह के नेतृत्व में नए टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव को सम्मानित किया गया। राजू सिंह ने रुपेश यादव को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजू सिंह ने रुपेश यादव को रानीगंज की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर खुशी जाहिर की। राजू ने कहा कि रुपेश यादव के रानीगंज टाउन का अध्यक्ष बनने से इस क्षेत्र के तमाम टीएमसी कर्मियों में नई जोश आएगी। रानीगंज के सातग्राम इलाके के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक बाइक सवार की गिर जाने से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार कल शाम को एक बड़े वाहन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वाहन सड़क किनारे खड़ा था। तभी अंधेरे के कारण एक व्यक्ति अपनी बाइक का संतुलन खोते हुए उस वाहन से टकरा गया। इस हादसे में उनको काफ़ी चोटें आई हैं। घटना को देख वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने उनको उठाकर नज़दीक के एक होटल में बिठाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और उनको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब आज से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। बिहार को आज सीएम नीतीश कुमार कई सौगात देने वाले हैं। राज्य के 3 एसएच समेत एक बाईपास का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम अपने आवास से वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन करेंगे। आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना गाइडलाइंस में राहत की उम्मीद भी की जा रही है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बताया कि 31 अगस्त का शिलान्यास के साथ ही राज्य के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अपनी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बुधवार को दिल्ली एम्स पहुंचे। इससे समर्थकों की चिंता बढ़ गई। हालांकि बाद में पता चला कि वे रूटीन चेकअप के लिए वहां गए हैं। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजद और परिवार में पिछले दिनों आई दरार के बाद समर्थक भी चिंता में थे। बता दें, लालू प्रसाद का किडनी समेत अन्य बीमारियों का इलाज एम्स दिल्ली की देखरेख में चल रहा है। उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि उनका स्वास्थ्य तेजी से ठीक हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से वे पटना नहीं आ सके। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि वे जल्द स्वस्थ होकर पटना आएंगे। दिल्ली में राजद सुप्रीमो के साथ ही उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध चिकित्सक शिवशंकर महतो की कार पर मंगलवार देर रात अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। चिकित्सक और उनकी नर्स को अपराधियों ने भून डाला। नर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चिकित्सक को शहर के डुमरा रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। चिकित्सा पर गोलीबारी की सूचना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस कप्तान हरकिशोर रॉय तुरंत दल बल के साथ उस अस्पताल में पहुंच गए जहां डॉक्टर को भर्ती कराया गया है। उन्होंने घटनास्थल का भी मुआयना किया। यह वारदात देर रात उस वक्त हुई जब डॉक्टर शिवशंकर महतो अपने घर लौट रहे थे। घर पर कार से उतरने के दौरान ही पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कार से सबसे पहले नर्स बबली कुमारी उतरी, जिसको 5 गोलियां लगी और वह मौके पर ही दम तोड़ बैठी।
कार में चिकित्सक और उनकी पत्नी के अलावा कुछ और लोग भी सवार थे। सभी भागकर जान बचाने के प्रयास करने लगे। अपराधियों ने डॉक्टर को निशाना बनाते हुए फिर गोलियां चलाई, जिससे उसके 3 गोली लगी। अन्य लोग भागकर इधर उधर छिप गए। अपराधियों के भाग जाने के बाद चिकित्सक को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।